सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम एसएससी 2025 के लिए जीके जीएस की पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 18 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीजीएल की डेट शीट आ गई है। आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे जून में ही, और अगस्त में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप सबको ध्यान देना है और आप अपनी इस तैयारी को थोड़ा स्पीड अप कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, मोहो रोरबिक असंतत किसे अलग करता है? मतलब जो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है किसको किसको अलग करता है। अब डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है, चलो तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ने के लिए पहले हमें समझना होगा अर्थ को कितने कैसे हमने डिवाइड किया था। अर्थ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, आपको पता है, हमने पिछली क्लासेस में किया है। तो क्रस्ट मेंटल कोर, तो टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होगी? ये क्रस्ट हो गई आपकी, ये हो गई मेंटल हो गई। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर हो गई। क्रस्ट को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, आपको पता है। ऊपर वाला जो पार्ट होता है मोस्टली क्या होता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। तो भूपर्पटी वाला जो भाग होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। नीचे वाला ये मोस्टली ओशियानिक, मतलब समुद्री, जो समुद्र के नीचे होता है ओशियानिक क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो अब इन दोनों की लगभग कितनी मोटाई होती है? दोनों की मोटाई कितनी होती है? लगभग हम 0 से 100 किलोमीटर लेके चलते हैं। 0 से 100 किलोमीटर लेके चलते हैं। और इनमें से कॉन्टिनेंटल वाली जो होती है ये होती है आपकी थिक होती है। ओशियानिक क्या होती है? ये होगी थिन होती है। ठीक है, तो ये हमने सब देख रखा है। एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, इनमें जो क्या उपस्थित होता है। तो ये ट्रिक देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। ट्रिक, क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट होती है आपकी सियाल। सियाल मतलब क्या होता है? सियाल मतलब क्या होता है ये बताओ। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मेंटल में क्या होता है? सियाल, सीमा। ठीक है, सियाल, सीमा एंड निफे। ये मैंने ट्रिक बताई थी आपको। तो मतलब इसमें क्रस्ट में होता है सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। कोर में निकिल एंड आयरन होता है। ठीक है, बट सीजीएल ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट में क्या फर्क होता है। तो हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वहाँ आंसर देखा था। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है? सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। और ये मेनली क्या होती है, मतलब चलो वो छोड़ दो, अभी वो ज़्यादा भी डीप में नहीं आते। ओशियानिक क्रस्ट में क्या होता है? ओशियानिक क्रस्ट में होता है सीमा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बट ये ट्रिक तो आपकी बेसिक है, इसको याद रखना है। बट अगर अलग अलग पूछता है, स्पेसिफाई करके पूछता है, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना। ओशियानिक क्रस्ट में मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ओशियानिक क्रस्ट मोस्टली किसकी होती हैं? ये बेसाल्टिक रॉक्स की बनी होती हैं। ठीक है, तो बसाल्टिक रॉक्स की बनी होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। बसाल्टिक रॉक्स की होती सिया। और अच्छा ये बताओ, क्या अभी उसको छोड़ो, चलो। ठीक है, तो इतना ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं ये भी लिख लो, अब क्रस्ट में क्या मेनली पाया जाता है। जो क्रस्ट होता है उसमें क्या होता है, देखो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, एल्युमिनियम की मात्रा और आयरन की मात्रा। ये सब लिख लो, ये पूछे जाते हैं आपसे बहुत बार। तो ऑक्सीजन होता है 46.6% लगभग। ठीक है, और सिलिकॉन क्या होता है 27.7%। और एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम होता है 8.1% होता है। और आयरन, आयरन 5%। ठीक है, अगर मेटल में पूछे तो आपको एल्युमिनियम आयरन लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना सब पता है। अच्छा, बाई वॉल्यूम और बाई मास कितना क्या होता है इनका, वो भी देख लेते हैं। आ जाओ, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार और बना लो छोटा सा जल्दी से। तो मैं इसको गंदा सा बना देता हूँ, आप लोग अच्छे से बनाते रहना। ठीक है, तो क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया। ठीक है, तो देखो बाई वॉल्यूम इनका क्या होता है? बाई वॉल्यूम कितना होता है? बाई वेट, बाई मास लिख लो। ठीक है, तो बाई मास इनका क्या परसेंटेज होता है? तो एक क्रस्ट क्या होती है? 1% होती है बाई वॉल्यूम। और ये मेंटल 84% होता है। और कोर कितना होता है? 15%। ठीक है, तो ये परसेंटेज भी ध्यान रखना आपको। अब बाई मास देखो तब भी ये 1% ही होगा क्रस्ट जो होगा हमारा। मेंटल होता है 68%। और जबकि क्रस्ट बढ़ जाता है, दुगना बढ़ जाता है 58%। मतलब जितना वॉल्यूम है उसका दुगना वेट है। आप इससे समझ सकते हो कोर की क्या स्ट्रेंथ है ना। तो हमने ये कर लिया। अब हम आते हैं अपने डिसकॉन्टिन्यूटी में। डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है? मतलब जब 2 लेयर के बीच का जो स्थान होता है उसको डिसकॉन्टिन्यूटी या असंतप्तता कहते हैं। मतलब अलगाव, मतलब जहाँ से केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज बदलने लग जाती हैं। जैसे अब जैसे मैं कैसे बताऊँ, अच्छा हमें ऐसे ही करना चाहिए था उसको हमने, चलो कोई बात नहीं। तो ये चित्र मैं फिर से बनाता हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा। आ जाओ, चित्र बनाते हैं थोड़ा थोड़ा। यार उस उतना अच्छा तो नहीं हूँ चित्र बनाने में, बट ठीक है, क्या ही है ना। आ जाओ, चलो। अब क्रस्ट को हमने कितने भागों में बांटा था? क्रस्ट को हमने 2 भागों में बांटा था, ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल। मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांटा, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। कोर को भी हमने 2 भागों में, अपर कोर, इनर कोर, है ना।
अब देखो इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक लिख रहा हूँ, ट्रिक इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिक लिखो पहले ट्रिक लिखो सी एम रेगुलर। तो रेगुलर ये ट्रिक है आपकी, सी एम रेगुलर ये आपकी ट्रिक है। इससे आपको मैं सब बता दूंगा। देखो ऊपर लिखो सी, यहाँ पे सी लिखो, फिर एम लिखो, फिर आर ई लिखो, फिर जी यू लिखो एंड फिर एल लिखो इससे आपकी सारी डिसकंटिन्यूटी पता चल जाएंगी। ये सीधे क्वेश्चन आपको आएगा। सी से हो गया कौन रेड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कौन रेड हो गया जो अपर कोर एंड इनर कोर के मतलब लोअर कोर के बीच में होता है, ठीक है, कोनराड हो गया। और देखो कोर एंड मेंटल के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, इसको कहते हैं मोहो या मोहो रोरविक कहते हैं, ठीक है। एम से हो गया मोहो। और अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में कौन सी होती है, रिपीटी। तो रिपीटी लिखो। सीएम रेगुलर आपकी ट्रिक हो गई। और रिपीटी और मेंटल और कोर के बीच में क्या होता है, मेंटल और कोर के बीच में होता है गुटेनबर्ग, ठीक है। तो गुटेनबर्ग, ओके, गुटेनबर्ग हो गया, ये वाली डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच कौन सी होगी, लेहमैन, ठीक है। तो लेहमैन, ठीक है। तो ये आपको 5 की 5 डिसकंटिन्यूटी याद रखनी, बिल्कुल याद रखनी, बिल्कुल, ठीक है। चलो अच्छा, तो अपर कोर एक और मैंने रीजन बताया था, अपर कोर ये आपका लिक्विड होता है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है या मतलब सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये लिक्विड होता है, रीजन और जो लिक्विड होता है यही कारण है कि हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है ना हमारी अर्थ की, मैग्नेटिक फील्ड का यही कारण है जो लिक्विड है। और जो सॉलिड की ओर होता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है इस पर, प्रेशर के कारण सॉलिड होता है। तो ये सब मैंने कोई बताया। अच्छा एक और ट्रिक है इसकी, कोई मुझे रेड गुलाब दो, कोई मुझे रेड गुलाब दो, है ना। तो ये भी आपकी ट्रिक है, सीएम रेगुलर है, कई ट्रिक है, आप जिस ट्रिक से आपको बढ़िया लगे वो आपको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब मैंने यहाँ पे देखो पूरा बना दिया चित्र। देखो कोनरोड डिसकंटिन्यूटी हो गया, अपर कोर इनर कोर लोअर कोर, ठीक है। मोहो हो गया कोर एंड मेंटल के बीच, ठीक है। अपर मेंटल और ये जो लोअर मेंटल है ये आपको लोअर मेंटल है, ठीक है, ये लोअर मेंटल है। अपर कोर और लोअर मेंटल के बीच क्या हो गया, लोअर मेंटल रिपीटी हो गया। मेंटल और कोर के बीच, मेंटल ये आपको देखो अपर कोर है और ये इनर कोर है, ठीक है। अच्छा मैं इनको क्रस्ट हैं ये लोग यार, क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट याद रखो, मैं गलत बोल गया शायद। तो क्रस्ट जो देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट के बीच कोनरोड डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहो डिसकंटिन्यूटी, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच रिपीटी डिसकंटिन्यूटी, मेंटल और कोर के बीच ये वाला जो इलाका है ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, अपर कोर और इनर कोर के बीच लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये फिगर आप ध्यान रखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। कोई मुझे रेड गुलाब दो या सीएम रेगुलर, कुछ भी याद कर लो, ठीक है। चलो तो कौन सा हो गया, तो पृथ्वी का वायुमंडल नहीं, तो क्या हो गया बताओ यार, इसमें आंसर कौन सा, पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सा होता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये बताओ भाई ये कौन सा है भाई, फंडामेंटल राइट। तो आपको पता है फंडामेंटल राइट तो आप जानते ही हो, फंडामेंटल कितनी बार पढ़ा हमने इनको, पार्ट 3 में देखा है संविधान के, ठीक है। पार्ट थ्री को हम और किस नाम से जानते हैं, तो भारत का मैग्ना कार्टा। तो भारत का मैग्ना कार्टा एसएससी सीजीएल ने ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा है ना। तो भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से कौन सा पार्ट जाना जाता है, तो ये पार्ट 3 है हमारा जिसमें फंडामेंटल राइट है। इनको हमने कहाँ से उधार लिया, हमने इनको फ्रॉम यूएसए रिटर्न है हमारे, ठीक है, फ्रॉम यूएसए से लिया है। कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं ये हमारे। ये सब मैंने आपको रिवीजन करा दिया, ये सब आपको पता है। एक और बात है आपको, पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, फिर क्या हो गया कि हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट बचे। बताओ भाई क्या हुआ बीच में, 6 फंडामेंटल राइट बचे। हमने राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार था उसको डिलीट करवा दिया। किससे, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में, ठीक है। तो 1978 में ये एक्ट हुआ, इससे हमें फिर अच्छा हमने इसको जोड़ा कहाँ, इसको हमने जोड़ा और इसको हमने माइनस किया, माइनस आर्टिकल 3, आर्टिकल जो 31 है उसको हमने माइनस किया और कहाँ इसको लेके गए, इसको हम लेके गए पार्ट 12 में, संविधान के पार्ट 12 में, आर्टिकल 300 का में। एसएससी सीजीएल ने ये क्वेश्चन अलग से पूछ रखा है,
तो आपने ये आपको नॉर्मल जानकारी मैंने दे दी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके अधिकार कितने हैं टोटल 6 अधिकार बचे। 6 में आपका समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैं उनको वापस से नहीं लिखने वाला यार, ठीक है। आओ हम करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा समता का अधिकार से, ठीक है। तो हमारा ये भी फंडामेंटल अधिकार है, राइट है, समता का अधिकार, ठीक है। चलो आओ, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये कौन से कौन से आर्टिकल तक है? तो ये 14 से 18 तक। तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक ये है हमारा। अब इसी के बारे में करते हैं, सारे आर्टिकल कर लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल नंबर 14, इसमें क्या बताया गया है? कानून के समक्ष समानता। अच्छा, इसको कहाँ से लिया गया है? कानून का समक्ष समता, कानून के समक्ष समानता, इसको हमने कहाँ से उधार लिया है? इसको हमने लिया, ये यूके रिटर्न है, ठीक है। ये यूके रिटर्न है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो आपका क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 15, इसमें हमने किन भेदभावों के बाद, धर्म से भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के प्रजाति को लेके भेदभाव नहीं करेंगे, जाति से भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग से भेदभाव नहीं करेंगे, रंग से भेद, और जन्म स्थान को लेकर, ठीक है, जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेंगे। तो इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप, ये संविधान में लिखा है हमारा, ठीक है। तो भेदभाव नहीं करना आपको, तो आपका यही आंसर है। 16 में क्या है? आर्टिकल नंबर 16 में रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, मतलब रोजगार अगर है तो रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, मतलब सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अवसर की समानता, देखो ये फंडामेंटल राइट आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कोई क्वेश्चन बनता है एफआर से, डीपीएसपी से, है ना, और फंडामेंटल ड्यूटीज से, तो ये आपको ध्यान ही रखना है। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब जो छुआछूत है ना, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, मैं क्या ही कहूँ। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन हो गया, ठीक है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। 18वें में क्या है? उपाधियों का उन्मूलन, मतलब उपाधि नहीं दी जाएगी कोई भी आपकी, बट किन क्षेत्रों को छोड़कर उपाधियों का उन्मूलन किया जाएगा। बट कहाँ दी जा सकती है? आप शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि ले सकते हो और सेना के क्षेत्र में सिर्फ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं और पूछना चाहता था आपसे, चलो पूछ ही लेता हूँ। ऐसे कौन से फंडामेंटल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं? ओनली नागरिक, ठीक है। और ऐसे कौन से हैं जो नागरिक प्लस विदेशी नागरिकों को प्राप्त है? नागरिक प्लस विदेशी नागरिकों को, ठीक है। इनमें मतलब दुश्मन राष्ट्र को छोड़कर है, ठीक है। तो ओनली नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त हैं? तो ओनली नागरिकों को हो गया आपको 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और नागरिक प्लस विदेशी को कौन से प्राप्त है? 14 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 21 का हो गया, ठीक है, 21 का हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। ये मतलब दुश्मन राष्ट्र को ये भी नहीं प्राप्त है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आर्टिकल नंबर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 15 करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो देखो हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में किया था, है ना। तो सब लोगों ने यूनिवर्स के बारे में किया था। तो क्या पता है बताओ आपको यूनिवर्स के बारे में? थ्योरी इसकी किसने किसने दी थी यूनिवर्स की? देखो हमने दोनों थ्योरी की थी, बिग बैंग थ्योरी भी की थी, नेबुलर हाइपोथेसिस भी की थी। बिग बैंग थ्योरी कब आई थी लगभग हमारी? तो ये हमारी आई थी 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो 13.8 बिलियन एगो पहले किसने दी थी? ये जॉर्ज लेमेत्रे, है ना। तो जॉर्ज लेमेत्रे, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपको टिक करना होगा कई बार। तो इनका नाम बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो जॉर्ज लेमेत्रे ने कब से कब तक दी थी? 1927 से 31। तो 1927 में देखो प्रपोज की थी, बट जो पोस्ट हुई थी इनकी तो 1931 में, ठीक है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने, दोनों डेट ये मिलती हैं। और नेबुलर हाइपोथेसिस देने वाले कौन थे? नेबुलर हाइपोथेसिस ये इमैनुअल कांत, है ना। तो इनका नाम भी मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में। अगर आपने पूरी क्लासेस की थी पिछले तो आपको ये ध्यान आ रहे होंगे, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, फिर आप इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ठीक है। तो इमैनुअल कांत ने 1755 में नेबुलर हाइपोथेसिस दी। तो आपके ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो आपने कर लिया। और आपने क्या, और आपको क्या जानना था? आपने ये भी पता था ये कि मतलब ये जो इंटीरियर होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम इंटीरियर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो ये सब हमने देख रखा है, ठीक है। तो इंटीरियर, और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम एक्सटीरियर, ठीक है। तो एक्सटीरियर कहते हैं। तो ये आपको पता है, पहले से पता है ये सब आपको, ठीक है।
अच्छा इनका नाम भी लिख दूँ क्या मैं? चलो लिख ही देता हूँ, अब इतना तो चलो अगली स्लाइड में करेंगे जहाँ हम कुछ काम करने वाले होंगे, ठीक है। तो चलो ये अब इसको ये भी पता है आपको, ये फास्टेस्ट रेवोल्यूशन मतलब सबसे तेज़ रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो ये हमने कर रखा है फास्टेस्ट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो फास्टेस्ट रेवोल्यूशन कितने दिनों में करता है? ये 88 दिन लगते हैं इसको, 88 दिन लगते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है? स्लोवेस्ट कौन करता है? स्लोवेस्ट ये हमारा ये करता है, स्लोवेस्ट है, सबसे सोता रहता है बेचारा। तो स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन इसका है कितना? 165 साल। तो 165 अर्थ ईयर लगते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा चलो इसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम बोलते हैं गैस जियांट। तो ये तो आपको मैंने सब बता रखा है, गैस जियांट्स बोलते हैं। और इन दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं हम आइस जियांट्स, ठीक है। तो ये सब टर्म्स मैंने पहले बता रखी हैं, तो ये मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ कि ताकि आप पिछली वाली क्लास से पिछले वाले क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका। और क्या इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, जो हमारे इंटीरियर हैं इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एक्सटीरियर की तुलना में, ठीक है। चलो अच्छा रोटेशन के बारे में बताओ, रोटेशन किसका तेज है? रोटेशन बता दो, रोटेशन भी बता दो। सबसे फास्टेस्ट रोटेशन किसका है? जुपिटर का है आपका। और जुपिटर कहाँ है? जुपिटर है आपका, ये रहा जुपिटर। ये सबसे इसका फास्टेस्ट रोटेशन है। कितना टाइम लगता है इसको? फास्टेस्ट रोटेशन, इसको रोटेशन करने में सबसे कम टाइम लगता है, जो कि 9.9 घंटे, ठीक है। सिर्फ मान लो लगभग 10 घंटे में ये रोटेट हो जाता है। और सबसे स्लोवेस्ट किसका है? सबसे स्लोवेस्ट है वीनस का हमारा। अरे ये तो अर्थ है हमारी। सबसे स्लोवेस्ट है वीनस का, ठीक है। तो सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन। तो हमने रोटेशन देख लिया और रेवोल्यूशन देख लिया। ये कितना होता है? तो 243 अर्थ डेज। तो 243 अर्थ डेज लगते हैं वीनस को रोटेट करने में, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, चलो ठीक है। तो ये आपको मैंने सारा रिवीजन करा दिया जो हमने पिछली क्लास में किया था। अब हम इस क्लास में कुछ और करने वाले हैं, कुछ नए डाटा ऐड करेंगे, आप उससे कनेक्ट कर पाओ, ताकि इसीलिए मैंने रिवीजन करा दिया है, ठीक है। अब देखो इनके नाम लिखो, पहले तुम लोग नाम लिखो, मैं नाम लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहले हो गया हमारा मरकरी हो गया, ठीक है। तो मरकरी हो गया, फिर हो गया वीनस हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। तो मरकरी वीनस अर्थ ये क्या है? मार्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारे इंटीरियर हो गए, ठीक है। तो इंटीरियर प्लेनेट हो गए या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी इनको कहते हैं। फिर हमारा कौन सा आ गया? जुपिटर आ गया, जुपिटर आया, फिर जुपिटर के बाद सैटर्न, ठीक है। तो सैटर्न आया, सैटर्न मतलब शनि। फिर यूरेनस आया, तो यूरेनस ठीक है। अरे क्या हो रहा है? तो यूरेनस आया, देन उसके बाद कौन सा आ गया? नेपच्यून आया, ठीक है। तो ये हमारे 8 के 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो और नेपच्यून आ गया। अब इनके बारे में कुछ और डाटा एकत्र करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो आ जाओ। मरकरी तो आपको बता ही दिया, फास्टेस्ट रेवोल्यूशन। वीनस के बारे में क्या क्या जानते हो? अब वीनस के बारे में बताओ। अच्छा इनके बीच में एक पट्टी होती है, उस पट्टी को क्या कहते हैं? ये पट्टी बना दी मैंने, इस पट्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग, रेड कलर दिख रहा होगा वैसे, है ना, थोड़ा थोड़ा मतलब कम दिख रहा होगा, बट इतना लिखना पड़ेगा मुझे रेड से। इसको क्या कहते हैं? इसको क्षुद्र ग्रह पट्टी या एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानी जाती है, ये तो आपको पता है। और एक और बेल्ट पाई जाती है यहाँ पर, ये बेल्ट पाई जाती है, ये बेल्ट, ये इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं कुइपर बेल्ट, ठीक है। तो कुइपर बेल्ट, ये दोनों नाम आपको, दोनों बेल्ट का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो वीनस के बारे में क्या जानते हो? वीनस देखो ब्राइटेस्ट है, ये सबसे ब्राइटेस्ट है, सबसे ज़्यादा चमकीला, ठीक है। तो ब्राइटेस्ट है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, तो ये आपको एक पता चल गया। इसको हम दूसरा नाम क्या है? नोन एज लूसीफर के नाम से जाना जाता है, लूसीफर के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और क्या जानते हैं? इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग या इवनिंग स्टार, ठीक है। तो ईव स्टार लिख देता हूँ, आपको समझ जाएगा। तो मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और क्या क्या? अच्छा H2SO4 के क्लाउड्स कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पर होते हैं, वीनस में ही। H2SO4 के क्लाउड्स, ठीक है। H2SO4 क्लाउड्स कहाँ होते हैं? ये वीनस में ही आपको देखने को मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको ट्विन सिस्टर कहते हैं, किसके साथ? ये अर्थ की ट्विन सिस्टर है हमारी। तो ये और ये हमारी दोनों ट्विन सिस्टर हैं, ठीक है। तो देखो हमने वीनस के बारे में सारा इंपॉर्टेंट डाटा खत्म कर लिया, ठीक है। तो ये आपको इतना वीनस के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो आते हैं किसके? अच्छा हाई डेंसिटी किसकी होती है? हाई डेंसिटी हमारी होती है अर्थ की। अर्थ के बारे में तो आपको सब पता ही है ना। हाई डेंस लिख लो, डेंसिटी होती है इसकी, हाई डेंस होती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। अच्छा इन दोनों के सैटेलाइट के बारे में तो हमने किया ही नहीं। इसके और इसके
मरकरी और वीनस के कोई सैटेलाइट होते, नो मून, 0 मून, कोई चंद्रमा नहीं है इनके पास, ठीक है। अर्थ के पास अपना खुद का एक मून है, सिर्फ चंद्रमा है, एक मून है, ठीक है। तो एक आप ये ध्यान रखिएगा, अर्थ का केवल एक मून है। और मार्स का कलर क्या होता है, इसका कलर होता है रेड, ठीक है। तो मार्स का कलर होता है रेड, इसको लाल ग्रह इसीलिए कहते हैं, ठीक है। इसके 2 चंद्रमा हैं, 2 चंद्रमा हैं, 2 मून्स हैं, ठीक है, 2 मून्स हैं। इनका दोनों का नाम, एक फोबोस हो गया, तो फोबोस हो गया, दूसरे का नाम डिमोस हो गया, ठीक है। तो इसके 2 चंद्रमा है, दोनों के नाम लिखिए। और इसकी एक हाईएस्ट, पूरे यूनिवर्स में हाईएस्ट पीक है, तो पूरी यूनिवर्स की हाईएस्ट पीक है क्या है, निक्स ओलंपिया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं कहाँ आया था, बट मैंने देखा है। तो निक्स ओलंपिया, ठीक है। तो निक्स ओलंपिया ये हाईएस्ट पीक है पूरे यूनिवर्स की, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए हो गया आपका, ये भी हो गया क्लियर, ठीक है। अब आते हैं जुपिटर पे, हमारा प्यारा जुपिटर, ठीक है। जुपिटर पे आते हैं, ये गैस जियांट्स हैं, पहली बात हमने पिछली स्लाइड में की, ठीक है। फास्टेस्ट रोटेशन है 9.9 घंटे में। और क्या लिख सकते हैं जुपिटर के बारे में, इसके देखो 4 इंपॉर्टेंट मून्स है, 4 इंपॉर्टेंट मून्स हैं, उनके बारे में कर लो, उनके नाम लिख लो तुम लोग। एक यार ये ईओ हो गया, इसको आईओ कह सकते हैं, ठीक है। इसको एक हो गया यूरोपा, ठीक है, एक यूरोपा हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, गैनीमेड हो गया, ठीक है, गैनीमेड हो गया, लिखो गैनीमेड, तो गैनीमेड, ठीक है। और चौथा कौन सा हो गया, कैलिस्टो। इन चारों का नाम आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ये पूछे जाते हैं कोई एग्जाम में, ठीक है। इन चारों को हम किस नाम से जानते हैं, इन चार को गैलीलियो ने खोजा था इन्हें, तो गैलीलियन मून्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट इनमें से गैनीमेड है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो गैलीलियन, तो गैलीलियन मून्स, ठीक है। तो गैलीलियन मून्स के नाम से इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इनकी खोज गैलीलियो ने की थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब सैटर्न पे आते हैं, सैटर्न क्या है हमारा, सैटर्न की, सैटर्न के कौन कौन से उपग्रह लिख सकते हैं, तो सैटर्न के मून्स लिखो, देखो टाइटन हो गया, टाइटन हो गया, और कौन सा, टाइटन हो गया, रिया हो गया, टाइटन एंड रिया, ठीक है। अच्छा इसको 28 लिखो, तो टाइटन एंड रिया, ठीक है। तो ये दोनों उपग्रह याद रखिएगा। सबसे कम डेंसिटी होती है, लीस्ट डेंस, ठीक है, लीस्ट डेंस होती है, सबसे कम डेंसिटी वाला उपग्रह कौन सा है, सॉरी हाँ ग्रह कौन सा है, शनि, ठीक है। इसमें रिंग्स होती हैं, जो ये रिंग बनी हुई है ना, रिंग होती हैं, इनकी रिंग्स की खोज किसने की थी, रिंग्स की खोज करने वाले हाइजेंस, तो हाइजेंस ने इनकी खोज की थी। और जो रिंग्स के बीच गैप है, इसको कैसिनी ने खोज किया था, ठीक है। ये जो गैप है रिंग्स के बीच, ये वाला गैप जो है, इसको खोज कितनी किसने की थी, कैसिनी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, कैसिनी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलो यूरेनस के बारे में करते हैं, आपका अपना नहीं, हमारा यूरेनस, ठीक है। यूरेनस इसका क्या है, देखो इसमें मेथेन गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मेथेन, ठीक है। तो मेथेन का भंडार है ये। इसकी खोज करने वाले कौन थे, हर्शल गिब्स ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर करने वाले कौन है भैया, डिस्कवर करने वाले सर हर्शल गिब्स, ठीक है। तो हर्शल गिब्स ने इनकी खोज की थी, ठीक है, यूरेनस की खोज, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने नेपच्यून के बारे में बताया, 165 साल इनका रेवोल्यूशन है, क्यूपर बेल्ट यहाँ पे बगल में पाई जाती है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब चलो आप क्या क्वेश्चन क्या कहता है, कोई मैंने सब करा दिया। यहाँ सौरमंडल खोजा गया 7वां ग्रह है, तो अरे यार व्हाइट से लिख रहा हूँ तभी दिख नहीं रहा, 7वां ग्रह ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका रंग लाल है, मार्स हो गया। ये बादल जैसे बारिश गैसीय रूप में मेथेन और क्रिस्टली, ये भी नहीं हो गया। तो आपका ये हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, इसका घनत्व पानी से कम है, तो यही करेक्ट आंसर है शनि के बारे में, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड काम आएगा हमारा, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अभी जगह थी हम पे काफ़ी थी, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है, शब्द क्रम, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, संविधान। अच्छा बताओगे यार, प्रियम्बल इसको लिया कहाँ से हमने, जो ये प्रियम्बल है आपकी प्यारी प्रियम्बल, इसको कहाँ से लिया हमने, यूएसए से लिया है, यूएसए से लिया, ये तो आपको पता है। ओरिजिन कैसा हुआ इसका, ओरिजिन मतलब कैसे प्रियम्बल कैसे आई है, मतलब तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, है ना। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था और कब पास किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं आप इसको, भूल गए हों अगर, मैंने अच्छे से कराया है, ठीक है। तो ये पास हुआ था हमारा, देखो तो जवाहरलाल नेहरू सर ने, JLN, ठीक है, तो JLN साहब ने 13 दिसंबर को इसको प्रस्ताव रखा 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर को प्रस्ताव हुआ, इसको अडॉप्ट कब किया हमने, अडॉप्ट किया इसको हमने 22 जनवरी को, तो 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट हुआ, और यही आगे चल के हमारी प्रीएम्बल बन गई,
ठीक है। तो प्रियम्बल बन गई, मतलब इस संविधान के बाद आई प्रियम्बल, सबसे बाद में यही आई, ठीक है। तो असमें क्रम क्या है, आप पहले प्रियम्बल देखो। अच्छा, प्रियम्बल को पावर कहाँ से मिलती है? पावर मिलती है बी द पीपुल ऑफ इंडिया, लोगों से, यहाँ से इसको पावर मिलती है, मतलब लोगों से पावर मिलती है, ठीक है। तो पावर कहाँ से मिलती है? पीपुल ऑफ इंडिया। चलो, और ये 5 कंटेंट है, जो ये सोवरीन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, हमें कोई और प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक है। समाजवादी मतलब एक क्या होता है? समाज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में होती है, गवर्नमेंट अपना डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ मतलब सभी धर्मों को मानता है, आप किसी एक धर्म के लिए देश नहीं है। लोकतंत्रात्मक जानते ही हो। और गणराज्य का क्या मतलब होता है? गणराज्य का मतलब होता है हेड ऑफ कंट्री इलेक्टेड होगा, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ कंट्री, वो इलेक्टेड होगा, ये होता है गणतंत्र का मतलब, ठीक है, इलेक्टेड, ठीक है। इसको हमने कहाँ से हायर किया था? ये हमने फ्रांस से लिया था, फ्रांस से हमने इसको उधार लिया था। और फ्रांस से हमने और क्या लिया था? यहाँ से हमने लिबर्टी ली, इक्वलिटी ली, ठीक है। तो इक्वालिटी भी हमने फ्रांस से ली, और क्या लिया? फ्रेटर्निटी भी यहीं से ली, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारे 5 शब्द हो गए। इनका क्रम कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यही इनका क्रम है, ठीक है। चलो, अब आ जाओ, और क्या कर सकते हैं? अच्छा, संविधान को एडॉप्ट कब हुआ था? संविधान एडॉप्ट कब किया था? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया गया था? तो ये तो हम चलो अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो इसी में कर लेंगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसमें 5 प्रकार के ऑब्जेक्टिव बताएगा, सॉरी 4 प्रकार के। एक जस्टिस हो गया, कितने प्रकार की जस्टिस की बात की हमने जस्टिस की बात की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 प्रकार के, मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 जस्टिस बात की। लिबर्टी, तो ये पहले ऑब्जेक्टिव कौन कौन से? जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गई, इक्वलिटी हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई। लिबर्टी हमने थॉट की लिबर्टी, एक्सप्रेशन की लिबर्टी, बिलीफ की लिबर्टी, फेथ की लिबर्टी, वर्शिप की लिबर्टी। इक्वलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, ठीक है, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये सब हमने बात की, तो ये अभी आपको ध्यान, ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं हमारी प्रस्तावना में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान, ये संविधान वो दिखाते हैं, मतलब इनके गुण बताते हैं कैसे हैं, ठीक है। चलो, मतलब, और ये 5 वर्ड्स जो है ना, ये संविधान का नेचर बताते हैं, मतलब कैसी प्रकृति है संविधान की, ठीक है। तो आपको प्रस्तावना समझ में आ गई, मैंने प्रस्तावना के क्वेश्चन पहले करा दिए। और ये जो डेट बताती है कि इसके एडॉप्शन डेट है, ठीक है, 26 नवंबर 1949, इस दिन एडॉप्ट हुआ था हमारा। और लागू कब से हुआ था? ये आप बताओ, लागू कब हुआ था ये? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, और कुछ बताना है इसमें? बस, बाकी ठीक है। तो हम क्या, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ओके। चलो, आ जाओ। अच्छा, हम कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ प्रियम्बल को, और हम क्या 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 कह सकते हैं। तो प्रियम्बल, कुछ चीज़ें ध्यान आ गई तो मैं सोच रहा हूँ करा ही दूँ। प्रियम्बल को हम समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। तो समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं इसको हम, और किस नाम से जानते हैं इसको? आईडी कार्ड किसने कहा था? अच्छा, आईडी कार्ड किसने कहा था? प्रियम्बल को आईडी कार्ड कहने वाला कौन थे? तो एन.ए. पालकी वाला, है ना। तो एन.ए. पालकी वाला ने इनको कहा था ये आईडी कार्ड है हमारा, ठीक है। और क्या कहते हैं? पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा था? जो प्रियम्बल है उसको हमने पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा था? ये बताओ। ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। तो स्कोप किसने कहा था? होरोस्कोप। तो ये कहने वाले थे के.एम. मुंशी हमारे, ठीक है। तो के.एम. मुंशी, ठीक है। चलो, तो इतनी बातें और बस ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 5 पे। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो बताओ, संविधान सभा ने मई 1947 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। ये बताओ भाई, संविधान सभा के बारे में मैंने वैसे क्या कराया था आपको? संविधान सभा कुछ पता है आपको? संविधान सभा, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। संविधान सभा, संविधान सभा कब बनी हमारी? तो बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर करो। संविधान सभा डिमांड किसने की थी सबसे पहले? इसकी डिमांड करने वाले कौन थे सबसे पहले? डिमांड करने वाले थे हमारे एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय थे ये, कब? इन्होंने 1934 में डिमांड किया। इसके बाद कांग्रेस ने भी डिमांड किया, ये भी तो आपको पता है। इसके बाद क्या आया हमारा? कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है।
ये किसके लिए आया था? ये संविधान सभा बनाने के लिए। तो कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ये कब आया था? ये आया था आपको 1946 में। इसमें 3 लोग थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, पैथेटिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, पैथेटिक नहीं, पैथेटिक भी कह दो। तो ये हमने सब पिछली क्वेश्चंस में कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में हम ये सब कर चुके हैं। ठीक है, संविधान से पहले चुनाव कब हुए थे ये भी हमने किया था। फर्स्ट चुनाव कब हुए थे? फर्स्ट चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, है ना। तो जुलाई 1946 में पहले चुनाव हुए थे, ये सब भी हमने किया था। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 और इंडिपेंडेंट पार्टी ने 15 जीती। ठीक है, पहली मीटिंग कब हुई थी? पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 मेंबर्स ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये आपको सब पता है। अब चलो आते हैं स्टेटमेंट्स पे। तो संविधान सभा ने मई 1947 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। बिल्कुल गलत बात। तो ये कब की थी? मई 1949 में, मई 1949 में की थी। तो ये सही कर लो आप लोग, ये गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, बिल्कुल गलत। ठीक है, दूसरा क्या? संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया। क्या कहते हो? राष्ट्रगान मतलब बताओ, राष्ट्रगान को कब ना? राष्ट्रगान को और राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, तो इन दोनों को हमने साथ में अपनाया था भाई। कब इनको कब अपनाया गया था? दोनों को हमने साथ में, मैं डेट लिखता हूँ, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को हमने दोनों को अपनाया था, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। ठीक है, तो ये तो पहला, तो बी तो सही हो गया। ठीक है, बी तो सही है आपका, है ना। तो जनवरी 1950 हो गया, है ना, बट कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ये बताओ। तो जुलाई 1949 में नहीं, ये जुलाई 1947 में। तो ये भी आपका गलत हो गया। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिर्फ यही करेक्ट है। ठीक है, अपना बी ही करेक्ट है। चलो ठीक है, तो सी भी गलत हो गया। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको ये बताया था क्या कि अच्छा जो जनगण मन है उसको हमने कहाँ से लिया था? नेशनल गीत जनगण मन। तो जनगण मन का कौन बनाया था? जनगण मन का बताओ भाई, जनगण मन। अच्छा, जनगण मन के रचयिता कौन थे? आर्यन टैगोर। तो आर्यन टैगोर का नाम लिख लो, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ये वंदे मातरम, वंदे मातरम का बताओ, वंदे मातरम के कौन थे रचयिता? ये बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। अरे कैसे लिख रहा हूँ, तो बंकिम चंद्र जी। ठीक है, तो इन्होंने, इनके आनंद मठ से लिया गया था, इनकी रचयिता है आनंद मठ, वहीं से हमने लिया था वंदे मातरम। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखिएगा, इतने क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन अभी पूछा था पिछले क्वेश्चन में, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका संविधान है लागू कब हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की या इन्फोर्समेंट डेट कब थी? तो लागू हुआ था हमारा, कब हुआ था बताओ? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। यार इसका कलर थोड़ा चेंज कर लो, क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, आ जाओ, क्या है, चलो ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट कब किया था? अडॉप्ट करने की डेट तो मैंने बता दी थी, अडॉप्ट किया था हमने 26 नवंबर, जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, 1949 को। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। पहला रिपब्लिक डे कब मनाया गया? फर्स्ट रिपब्लिक डे, फर्स्ट रिपब्लिक डे के बारे में बताओ भाई। फर्स्ट रिपब्लिक डे तो ये अच्छा कहाँ सेलिब्रेट किया गया था? वैसे तो देखो, मैं पहले अच्छा तुम्हें इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में थोड़ा फ़र्क बताता हूँ। ये मत बताना सर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस है ना, तो ये तो गलत बात है यार, तुम लोग पता नहीं, कुछ आंसर तो करते नहीं हो वैसे भी। तो इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, ठीक है, तो रिपब्लिक डे, ओके, चलो इन दोनों के बारे में करते हैं। तो ये हम इसमें क्या करते हैं, पीएम इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्रता दिवस है उस दिन हमारे प्रधानमंत्री फ्लैग रेजिंग करते हैं। ये मेन अंतर है, आप देख लीजिए फिर मत कहिएगा। फ्लैग रेजिंग करते हैं, कहाँ करते हैं? रेड फोर्ट में। तो रेड फोर्ट में हमारा फ्लैग रेज होता है। रिपब्लिक डे में क्या होता है? हमारी प्रेसिडेंट साहिबा क्या करती है? फ्लैग अनफर्लिंग। ये मेन रीजन है, ठीक है, तो फ्लैग अनफर्लिंग। चलो, और ये कहाँ होता है? ये होता है हमारा कर्तव्य पथ में। तो कर्तव्य पथ में होता है फ्लैग अनफर्लिंग, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलो, हमारा पहला जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ था, ये कर्तव्य पथ में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? इरबिन एम्पी थिएटर। तो इरबिन एम्पी थिएटर में ये सेलिब्रेट हुआ था, एम्पी थिएटर में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इरबिन एम्पी थिएटर में हुआ था। अच्छा, इसमें चीफ गेस्ट कौन है? सीजी कौन थे चीफ गेस्ट? सुकर्णो साहब थे। सुकर्णो जो कि कहाँ के थे?
ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। तो इंडोनेशिया प्रेसिडेंट थे, ये तो आपको पता है। और क्या मैं बता सकता हूँ, अच्छा हाँ, ये रिपब्लिक डे में क्या होता है, जब इसका सेलिब्रेशन ख़त्म होता है ना, इसका जब सेलिब्रेशन ख़त्म होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ठीक है, ये लिख लो। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ठीक है, तो सेरेमनी, ओके। तो इस नाम से हम जानते हैं। और ये कब समाप्त होता है, 28 जनवरी को। 26 जनवरी से स्टार्ट होता है, 28 जनवरी तक चलता है। ठीक है, अच्छा चलो, अब जो पहला हमारा ये रिपब्लिक डे था, इस दिन हमारे यहाँ पर कौन थे, बिस्मिल्लाह खान प्रेजेंट थे। शहनाई बजाने वाले थे ये बिस्मिल्लाह खान। इनका इसी से क्वेश्चन बहुत आता है। बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी यहाँ, क्या बजाई थी, शहनाई। तो शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने यहाँ। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ बातें मैं यहीं बता देता हूँ, अब सुन लो, बस सुन लो यार तुम लोग। बस कहोगे सर आगे चलो, बट सुन लो तुम। इनको भारत रत्न कब मिला, इनको पद्म विभूषण कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, पद्मश्री कब मिला, तानसेन अवार्ड कब मिला, बताओ। तो इनको भारत रत्न मिला है तो 2001 में इनको भारत रत्न मिला। पद्म विभूषण कब मिला, 1980 में पद्म भूषण कब मिला, पद्म भूषण मिला इन्हें 1968 में। पद्मश्री कब मिला, 1961 में। और तानसेन अवार्ड जो कि MP का है, इनको ये भी मिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है तानसेन अवार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इतनी बातें आपको पता होंगी, चलो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, ये मार्क कर लीजिएगा। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमीरों की शक्ति कमज़ोर करने के लिए कई नियम बताए। अब बताओ भैया, चलो इल्तुतमिश के बारे में पहले इल्तुतमिश देखते हैं पहले क्या है। इल्तुतमिश क्या है, तो ये इसने क्या जारी किया था, हमारा सिल्वर। अच्छा पहले तुम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में बताओ। दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में बताओ, इसमें कौन कौन सी डायनेस्टी थी, तो बताओ। कोई ट्रिक है आपको याद है, चलो तो लिखो। पहले तो हो गई कौन सी, स्लेब डायनेस्टी, दूसरी खिलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, चौथी सैयद डायनेस्टी और पांचवी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इनका। मैं वो भी टेन्योर भी लिख देता हूँ, अरे पूरा ही लिख देता ना यार। चलो स्लेब हो गया, खिलजी हो गया, वैसे लिख लेना चाहिए था तुमको, चलो कोई बात नहीं। कुछ बच्चे फिर कमेंट करेंगे ना, सर आधा अधूरा करा के छोड़ देते हो, बट मैं सब करा चुका हूँ, तुम लोग पहले से क्लास करते नहीं हो, फिर कहते हो सर आधा अधूरा कराया था। मैंने तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ इनको मैं, ठीक है। तो इसको लिखो 1206 से 90, ठीक है, 1290 से 1320, 1320 से 1414 और फिर 1414 से 1451, ठीक है, 1451 से 1526। ये तो आपको पता है, ये मैंने करा रखा है, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब इल्तुतमिश के बारे में बताओ, इन्होंने क्या सिस्टम लाया था। इल्तुतमिश के बारे में बताओ। इल्तुतमिश हो गया, देखो इनको सिल्वर के क्या जारी किए थे, सिल्वर के इन्होंने टंका जारी किए, सिल्वर के टंका जारी किए। कॉपर के जीतल, ये तो आपको पता है, मैंने इनको भी ये सब करा चुका हूँ, मैं रिवीजन है करा रहा हूँ तुम्हें। सिल्वर के टंका, कॉपर के जीतल। इक्ता सिस्टम लाने वाले कौन थे, तो इक्ता सिस्टम इन्होंने ही लाया। इक्ता सिस्टम लाने वाले कौन थे, इल्तुतमिश। इक्ता सिस्टम हो गया। इनका टॉम्ब कहाँ है, इनका टॉम्ब आपको याद है, टॉम्ब, इनका टॉम्ब एक बनाया गया था कब, 1235 AD में, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और क्या, चंगेज खान ने अटैक जो किया था इन्हीं के काल में किया था। चंगेज खान का जो अटैक था ना, चंगेज खान और रजिया सुल्तान इन्हीं के पुत्री थी, जिनको कई लोगों ने इल्तुतमिश से बढ़िया बताया। रजिया ने क्या किया, रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया, फिर इनको जेल में बंद कर दिया गया। अल्तुनिया नामक एक आदमी था, मतलब जेल में ही था, सैनिक था, उसने फिर इनसे शादी की और फिर मारे गए बाद में ये लोग, है ना। चलो तो ये तो पता है, ये तो आपको मैंने रिवीजन करा दिया। बलबन का था, बलबन भाई साहब, बलबन का बताओ। बलबन 1266 से 87 हो गया बलबन का कार्यकाल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, चलीसा को ख़त्म किया था। चलीसा सिस्टम, देखो चलीसा को ख़त्म करने वाले ये थे, बट शक्तियाँ जो अमीरों की ख़त्म की थी ना, वो मेन थे शक्तियाँ अलाउद्दीन ने ख़त्म की, वो हम देखेंगे। चलीसा को ख़त्म किया इन्होंने, ये पहले सुन लो बस। स्टार्ट किसने किया था चलीसा, स्टार्ट करने वाले कौन थे, स्टार्ट करने वाले हमारे, अरे ये तो लिख लो ऐसे, स्टार्ट किया था इन्होंने, ठीक है। देखो कितना गंदा लिख देता हूँ कभी कभी। स्टार्ट करने वाले ये थे, इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी चलीसा, और ख़त्म करने वाले बलबन थे, ठीक है। इन्होंने, बलबन ने और क्या काम किया था, बलबन ने काम किया था
मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। बलबन ने काम किया था सिजदा और पैबोस। तो सिजदा मतलब सिर झुकाना एंड पैबोस इन्होंने लॉन्च की, पैबोस इन्होंने जारी किया, ठीक है, स्टार्ट करने वाले। नवरोज उत्सव जो पारसियों का प्रमुख त्यौहार है, नवरोज स्टार्ट किया, नवरोज को स्टार्ट करने वाले कौन थे? बलबन ही थे। और क्या मैं दीवान अर्ज मिलिट्री का इन्होंने एक वो बताया था विभाग, इसको क्या कहते थे? मिलिट्री विभाग को क्या कहते थे? मिलिट्री। तो मिलिट्री का विभाग था जिसको हम दीवान अर्ज, ठीक है, दीवान अर्ज के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने खुद को टाइटल दिया था, एक टाइटल लिख लो, इनका टाइटल बहुत फेमस है। टाइटल इनको जिल्ले इलाही, ठीक है, शैडो ऑफ गॉड मतलब भगवान का परछाई कहते थे खुद को, जिल्ले इलाही, ठीक है। तो ये कुछ बलबन के बारे में आप चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अलाउद्दीन मैं आगे कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा वो हो गया, ठीक है। तो अलाउद्दीन जो हमारा आंसर होने वाला है, तो अलाउद्दीन, ठीक है, तो अलाउद्दीन के बारे में करते हैं आप। चलो तो इन्होंने देखो अलाउद्दीन को हमने पहले इनका टेन्योर लिखो 1296 से 1316, ठीक है। तो 1296 से 1316, ठीक है, 1316, ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने कौन से नशा मुक्त एक तो कराया, मतलब जो नशीले पदार्थ है ना उन पर रोक लगवाई, नशा मुक्त अपने राष्ट्र को बनाना चाहे, नशा मुक्त बनाने वाले थे, ठीक है। और ये पहले शासक थे जो सोल्जर को कैश में पेमेंट करते थे, सोल्जर को कैश में पेमेंट करने लगे, कैश पे करने लगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बाजार सिस्टम अपना बहुत तगड़ा किया। तो मार्केट के बारे में इनको कुछ लिख लेते हैं। मार्केट इनकी जो थी, इन्होंने मार्केट का सिस्टम बहुत तगड़ा, यहाँ पर देखो 3 प्रकार की इन्होंने मार्केट बनाई। ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए अनाज मंडी हो गई, दूसरा हो गई क्लॉथ मंडी, कपड़े का मार्केट हो गया, तीसरा कौन सा? तीसरा आप लिखो स्लेब्स या हॉर्सेस के लिए, ठीक है, स्लेब्स या हॉर्सेस के लिए, ठीक है। अब देखो ग्रेन्स के लिए कौन अधिकारी था? तो शहनाई ए मंडी, ये आपको ध्यान है ना, शहनाई ए मंडी, तो शहनाई ए मंडी, तो ग्रेन्स का ये अधिकारी होता था, अनाज मंडी का। क्लॉथ मार्केट का सराय आदिल, ठीक है, तो सराय आदिल, ठीक है, तो सराय आदिल, ये ध्यान रखिएगा। हॉर्सेस का इतना याद रखिएगा, हॉर्सेस मंडी, ठीक है। इनकी जासूसी सिस्टम भी बड़ा तगड़ा था, स्पाई सिस्टम। तो स्पाई सिस्टम इनका क्या था? स्पाई सिस्टम में इन्होंने कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए थे? बरीद एंड मुनियारी, ठीक है, मुनिया कर दो, बरीद एंड मुनिया, ठीक है, तो बरीद एंड मुनिया, ठीक है, तो ये 2 अधिकारी थे। और इन्होंने दाग एंड चेहरा सिस्टम भी लॉन्च किया। दाग एंड चेहरा पद्धति लॉन्च करने वाले कौन थे? चेहरा को हम हुलिया के नाम से भी जानते हैं, मतलब सैनिकों की पहचान के लिए था, और दाग घोड़ों के लिए, मतलब घोड़ों की ब्रांडिंग करने के लिए हमने दाग प्रथा लॉन्च की थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। यार उंगलियां दर्द करने लग गई यार, पता नहीं कितना लिखना पड़ता है तुम लोगों के लिए, इतना तुम लोग भी लिखते हो या नहीं बस। तो ये हॉर्सेस की ब्रांडिंग थी, दाग प्रथा जो थी ब्रांडिंग करनी थी हॉर्सेस की, मतलब अपने घोड़ों की भी इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी थी, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, मतलब जो अमीरों को मेनता ख़त्म करने वाले अलाउद्दीन खिलजी ही थे, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप के माध्यम से एक नाटक को व्यक्त करता है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणि प्रवाल भाषा में होता? अब ये बताओ मणि प्रवाल भाषा किस नृत्य में यूज होती है? तो मणि प्रवाल, देखो मणि प्रवाल जो मेनली भाषा है ना, मणि प्रवाल का मतलब क्या होता है? मणि प्रवाल का मतलब होता है, देखो संस्कृत प्लस मलयालम, तो संस्कृत प्लस मलयालम ये लैंग्वेज होता है, इन दोनों से मिल के बनती है आपकी मणि प्रवाल भाषा। इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं मोहिनी अट्टम में, ठीक है। तो आपका आंसर यही करेक्ट है, मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का फेमस डांस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कथक कहाँ का हो गया? कथक कहाँ का है बताओ? अरे क्या हो गया? कथक हो गया आपका यूपी का, कथक हो गया। सत्रिया कहाँ का? ये असम का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? ये आपका आंध्र प्रदेश का हो गया। ये तो आपको पता ही है ये सारे, है ना। तो संस्कृत और मलयालम को मिला के बना आपका मणि प्रवाल भाषा, जो मोहिनी अट्टम में यूज किया। कथकली पता है यार? कथकली मैंने कथकली के बारे में पिछली क्लासेस में कराया था ना, तो कथकली लिख लो थोड़ा सा, मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है आपकी इस बार सीजीएल में। तो कथकली में 5 बेशम बताए थे, मतलब 5 प्रकार के वेशभूषा, बेश याद है ना, बेशम, इसी को हम मास्क डांस के रूप में जानते हैं। और भी मास्क डांस है, बट इसको भी हम मास्क डांस के रूप में जानते हैं। और ये भी कहाँ का है? ये भी केरल का है। तो इतनी बातें और ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ओके। चलिए अब आते हैं हम अपने आंसर पे। हमारा जो मेन आंसर है वो किसके बारे में? हमारा मेन आंसर है हमारा
कथक सॉरी मोहिनी अट्टम के बारे में। तो हम करेंगे मोहिनी अट्टम। मेन क्वेश्चन है हमारा मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम इसमें हमने पहले ये कौन सी भाषा है, मणि प्रवाल भाषा का यूज होता है, ये तो आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अगर दोबारा आता है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम के बारे में अब करते हैं। इसको डांस ऑफ इंचेंट्रेस भी कहते हैं, मतलब मंत्रमुग्ध करने वाला डांस, समझ रहे हो। तो डांस ऑफ लिख लो ये भैया, तुम लोग ऐसे देखने से थोड़ी कुछ होगा। तो डांस ऑफ इंचेंट्रेस, ठीक है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है यार, रिवीजन करोगे तभी क्लास का मतलब निकलेगा। और मेनली किसको, मतलब यार ये किसको, मोहिनी किसका रूप होता था, मोहिनी होता था भगवान विष्णु का रूप। तो भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लेके गए थे, जो क्या अमृत वगैरह पिलाना था राक्षसों को, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान है किस फॉर्म में रहता है, वैष्णवाइट, विष्णु भक्त। तो वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है ये एक प्रकार का। और देखो इसमें यार कंपोनेंट डांस के होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, मैंने ये करा रखा है। तो कंपोनेंट क्या क्या होते हैं डांस के, देखो डांस के कंपोनेंट क्या क्या होता है। डांस के दो कंपोनेंट मेनली होते हैं, एक तो हो गया सॉफ्ट कंपोनेंट, सॉफ्ट मतलब मधुर, और दूसरा हार्ड। सॉफ्ट में क्या आता है, सॉफ्ट में आता है आपका लास्य कहते हो, लास्य कह लो। तो ये भगवान माता पार्वती के लिए होता है, माता पार्वती को डिनोट करता है। और हार्ड में क्या होता है, हार्ड में होता है तांडव भगवान शिव को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान, तो ये एक प्रकार का सॉफ्ट है। इसका कंपोनेंट क्या होता है, सॉफ्ट होता है मोहिनी का। एयर सिंबल होता है, एयर सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो जो पंच तत्व होते हैं ना उसमें से एयर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अग्नि जल वाहक ना, तो ये वायु को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके मेन एक्सपोनेंट लिख लो बस, बाकी एक्सपोनेंट लिख लेते हो लास्ट में। एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, पहले एक ट्रिक लिखो। तो मोहिनी गोपी के कान में, तो मोहिनी गोपी के कान में, ठीक है, मोहिनी गोपी के कान में जाके सुना। ये ट्रिक लिख लो, ऐसे याद रहोगे आप, जाके सुना। अरे यार चलो इंग्लिश से ही लिखना चाहिए था, इंग्लिश से ही लिखो यार, फिर से हिंदी। काम ने जाके सुना, ठीक है। तो जाके सुना जय राधा कृष्णा की अम्मा, ठीक है। तो जय राधा कृष्णा की अम्मा, राधा कृष्णा की अम्मा, ठीक है। ये हो गई ट्रिक। तो मोहिनी गोपी के कान में जाके सुना जय राधा कृष्णा की अम्मा। मोहिनी से हो गया मोहिनी अट्टम, मोहिनी से क्या हो गया, मोहिनी से मोहिनी अट्टम। गोपी से हो गया गोपिका वर्मा, तो गोपी से क्या हो गया, गोपिका वर्मा हो गया, गोपिका वर्मा हो गई, ठीक है। और कान में क्या हो, कनक रेले, तो कान से क्या हुआ, कनक रेले, ठीक है। तो कनक रेले हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, और सुना से क्या हो गया, सुनंदा, तो सुनंदा, ठीक है। सुनंदा हो गया, सुनंदा नायर, तो सुनंदा नायर हो गई। और जय से क्या हो गया, जय प्रभा मेनन, तो जय प्रभा मेनन हो गई, ठीक है, जय प्रभा मेनन। और क्या हो गया, और से और क्या, राधा दत्ता का भी नाम लिखो, राधा दत्ता। कृष्णा से क्या हो गया, कृष्णा पल्लवी कृष्णन, ठीक है। तो पल्लवी इसमें लिखो, तो पल्लवी कृष्णन हो गई, ठीक है। तो पल्लवी कृष्णन। अम्मा से क्या हो गया, कल्याण कुटी अम्मा। तो कल्याण कुटी अम्मा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये एक्सपोनेंट है कि इसके मोहिनी अट्टम के सारे एक्सपोनेंट याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा इनको। चलिए, तो आंसर हो गया मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का त्यौहार है जो फसल के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है, 10 दिनों तक चलता है और इसमें सर्प नौका दौड़ आदि शामिल है, बताओ। तो ये हो गया आपका ओणम, ये सारे तो केरल के ही हैं, ओणम इसका आंसर है। आंसर ओणम है, क्यों है भैया, क्योंकि इसी में होती है वल्लम काली बोट रेसिंग। तो वल्लम काली बोट रेसिंग कहाँ होती है, ओणम में ही होती है, ठीक है। तो ओणम के त्यौहार में ही इसका आयोजन होता है। इसी में नेहरू बोट रेस होता है, नेहरू मतलब नेहरू जो कप होता है ना, नेहरू कप आपको याद है ना, नेहरू बोट रेसिंग इसी को कहते हैं। तो नेहरू बोट रेसिंग, ठीक है। तो नेहरू बोट रेस जो होती है इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कितने दिन, 10 दिन चलता है,
10 दिन चलता है और हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये आपका, ठीक है। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो आप पता चल गया कौन सा आंसर है, आंसर आपका यही करेक्ट है, ओणम, ठीक है। ओणम ही आपका राइट आंसर है। अच्छा, ओणम जो आपका केरल का त्यौहार है, ये तो आपको पता है। तो त्रिशूरपुरम, विशु सब ओणम के हैं, तिरुवंथिरय सब ओणम के हैं। और कौन सा त्यौहार हो गया केरल का, केरल का वो थय्यम हो गया, तो थय्यम। और विशु कहाँ है, विशु, तो विशु यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है, केरल का न्यू ईयर फेस्टिवल है विशु, न्यू ईयर, ठीक है। और त्रिशूरपुरम भी यहीं का है, ठीक है। ये किस मंदिर में होता है, किस मंदिर में होता है, वड़क्कम नाथ टेम्पल। वड़क्कम क्या होता है इसका, वड़क्कम, ऐसे अच्छा लगे यार कभी कभी ऐसे बोलने में, है ना। तो वड़क्कम नाथ टेम्पल बोलो तुम लोग भी। तो वड़क्कम नाथ टेम्पल में त्रिशूरपुरम नाचेंगे, है ना, त्रिशूरपुरम, ठीक है। तो किस मंदिर में होता है, एक प्रकार का मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर फेस्टिवल है त्रिशूरपुरम, जो कि वड़क्कम नाथ टेम्पल में आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब देखो न्यू ईयर के बारे में बात ये है, तो न्यू ईयर फेस्टिवल में कुछ करा ही देता हूँ, तो ठीक है। तो न्यू ईयर फेस्टिवल करते हैं, आ जाओ गाइस। तो न्यू ईयर फेस्टिवल करते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा है, आंध्र प्रदेश का फेमस न्यू ईयर फेस्टिवल है उगादी, तो ये तो पता है, उगादी हो गया, ठीक है। पारसियों का नया साल का त्यौहार कौन सा होता है, नवरोज, तो पारसियों का नया साल का फेस्टिवल कौन सा, नवरोज हो गया। तमिलनाडु पुथंडू, तमिलनाडु का न्यू ईयर फेस्टिवल कौन सा है, पुथंडू, ठीक है। तो तमिलनाडु का न्यू ईयर फेस्टिवल पुथंडू हो गया। और महाराष्ट्र का क्या हो गया, गुड़ी पड़वा, तो महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, ये तो आपने सुना होगा, ये तो न्यूज़ में भी बड़ा रहे, ठीक है। वेस्ट बंगाल पोइला बैशाख, क्या, पोइला बैशाख, पोइला बोईशाख, ओके। चलो, तो ये आपको ध्यान रखने, कुछ न्यू ईयर फेस्टिवल है जो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करनी होगी, तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना, ठीक है। तो ये किसके लिए है, आपकी मेनली ये गर्ल चाइल्ड के लिए, जो भी लड़कियां होंगी उनके लिए है, ठीक है। ये योजना एक ऐसी स्कीम है, सेविंग स्कीम है, मतलब पैसे बचाने वाली स्कीम है, से एक प्रकार की सेविंग स्कीम हो गई। जिसमें मिनिमम कितना पैसा जमा करेंगे, मिनिमम हम 250 रुपये जमा कर सकते हैं, मिनिमम 250, और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम हम 1.5 लाख जमा करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपको आंसर बी मार्क करना, मिनिमम 250 रुपये, ठीक है। लॉन्च कब हुई भैया, ये लॉन्च कब हुई, क्योंकि लॉन्च हुई है जनवरी 2015 में। और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है हमारा, पार्ट लिख लो यहाँ पर, पार्ट है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, ये कहाँ से लॉन्च हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लॉन्च हुई हमारी पानीपत हरियाणा से। सर यहीं से क्यों लॉन्च हुई, पानीपत से ही क्यों, हरियाणा से ही क्यों, क्योंकि जो 2011 का सेंसस था ना, इसमें क्या होता, सेक्स रेशियो, सबसे कम सेक्स रेशियो था हरियाणा का। इस सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमने स्टार्ट की थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई 22 जनवरी, तो 22 जनवरी 2015 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये आपको इतना ध्यान रखना, ओके। चलिए, बस इतना ही इसमें देखो, अभी बाकी हम बाद में करेंगे अगर कुछ आता है, ठीक है। अच्छा, तो 18 साल के तक के लिए होता है, ठीक है। तो 18 साल में आप इसके पैसे निकाल सकते हो। ये कहाँ गई स्कीम हमारी, तो 18 साल के बाद इसके पैसे निकाल के आप इसका यूज कर सकते हो अपनी शादी में, लड़कियों की शादी में, या कुछ भी, पूरी धनराशि आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है, गोवा से। अच्छा, एक ट्रिक बताता हूँ, गोवा है, तो देखो, पुआ दाल खाई, ठीक है। तो पुआ दाल खाई, क्या क्या खाई, पुआ दाल खाई, और डंडा लेके घूम रहा, ठीक है। और डंडा लेके, ठीक है, डंडा लेके घूम रहा, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है, बताओ अब भाई कहाँ की ट्रिक है। तो डंडा लेके घूम रहा है, ये आपके कहाँ के त्यौहार हो गए, ये आपके त्यौहार हो गए कहाँ, उड़ीसा के, ठीक है। तो पुआ मतलब गोटी पुआ, तो गोटी पुआ हो गया, दाल खाई हो गया, गोटी पुआ दाल खाई, डंडा नाचा, तो डंडा नाच हो गया, और घूम रहा, ये सब आपके उड़ीसा के त्यौहार हैं, ठीक है। उड़ीसा के नाच है, मतलब डांसेज हैं, संबंधित हैं। और ये जो गोटी पुआ होता है ना, 14 साल से कम उम्र के बच्चे करते हैं, 14 साल से
कम उम्र के लड़के करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये उड़ीसा के हो गया। तो गोवा, गोवा के कौन सा हो गया? गोवा संबंधित नहीं, तो घूमरा ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अब ये देखनी, दशावतारा, धनकर, ये सब कहाँ के हैं? ये सब आपके हो गए गोवा के, ठीक है। तो गोवा के हो गए, गोवा का देखनी हो गया, ठीक है। तो देखनी हो गया, दशावतारा, धनकर भी हो गया। और कौन सा हो गया? फुगड़ी, फुगड़ी हो गया, फुगड़ी हो गया, फुगड़ी। जगोर लिख लो, जगोर, फुगड़ी हो गया, जगोर लिखो। और क्या लिखोगे? तालगढ़ी, तालगढ़ी भी गोवा का ही है। और बताओ, शिगमो, शिगमो कैसे भूल सकते हो यार, शिगमो, शिगमोत्सव। और मांडो, ठीक है। तो ये और ध्यान रखना, ये कुछ गोवा के और डांस हैं, लोक नृत्य हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और बाकी कुछ और कर लेते हैं, आ जाइए। हरियाणा के बारे में करते हैं, बहुत हरियाणा हरियाणा कह रहे हो ना तुम लोग, आ जाओ। तो झूमर हो गया, झूमर, 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 झूमर हो गया, घूमर हो गया, झूमर हो गया, घूमर हो गया, फाग हो गया, मजीरा हो गया। झूमर, घूमर, फाग, मजीरा, ठीक है। झूमर, घूमर, फाग, मजीरा, डफ, खेरिया। तो डफ महोत्सव, डफ डांस हो गया, और खेरिया भी हो गया, ठीक है। खेरिया आप ध्यान रखिएगा, खेरिया, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। अब चलो कर्नाटक के कुछ कर लें, कर्नाटक भाई साहब। तो यक्षगान हो गया, तो यक्षगान तो बहुत ही फेमस है ना, यक्षगान हो गया। डोलू हो गया, डोलू, गोलू नहीं, डोलू, ठीक है, डोलू हो गया। नागमंडला है ना, नागमंडला सुना है आपने? तो नागमंडला हो गया, नागमंडला हो गया। और कौन सा? बैलांटा, बैलाटा लिख लो या बैलांटा लिख लो, ठीक है। चलो, और लिखो हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के भी इम्पोर्टेंट है। तो डांगी हो गया हिमाचल में, डांगी, छम, कयांगमाला, डांगी, छम, कयांगमाला, ये कुछ हो गया, ठीक है। डांगी, छम, कयांगमाला। राक्षस नृत्य कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। यार मुंह सूख रहा है मेरा। तो राक्षस नृत्य हो गया हिमाचल प्रदेश का। नाटी भी यहीं का है। और छपेली, छपेली कितनी बार एग्जाम में आया? बहुत बार छपेली आपने एग्जाम में देखा होगा। तो ये सब आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हो गए, ठीक है। चलिए, तो आप प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है यार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए थोड़ा एटलीस्ट, है ना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर SSC एग्जाम्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन। ख्याल रखिए, पानी वगैरह